सभी का स्वागत है। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में एक लंबे अंतराल के बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है ब्रेक प्रथा पे। खैर, मार्केट्स में पिछले 2 हफ्ते के दौरान बहुत कुछ हुआ, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो मेजर क्राइसिस है वो कमोडिटी प्राइसेस है, बाकी तो इतनी सारी चीजें नहीं है। वॉर है, वॉर के बाद इश्यूज होंगे और शायद कुछ समय बाद ये सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, बीट क्रूड, बीट जो एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस हैं, मेटल के प्राइसेस हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखेंगे। मिसाल के तौर पर कोई भी कंपनी, क्योंकि क्रूड तो हर जगह ही इस्तेमाल होगा बतौर फ्यूल, इधर इस्तेमाल होगा या फिर आप उसे बाकी इनपुट कॉस्ट के तौर पर देख लें, तो मेजरली क्रूड डेरिवेटिव्स या जो बाकी प्राइसेस हैं उसका इम्पैक्ट कंपनियों की इनपुट कॉस्ट के ऊपर आएगा, जो फर्दर पास ऑन करेंगी, तो वो कंपनियों के मार्जिन को हिट करेगा और शायद बाजार उसी को डिस्काउंट कर रहा है। इतनी ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली उसी की वजह है। आज के लिए इंडिविजुअल अगर मार्केट्स की बात किया तो आज तो ठीक ठाक मार्केट की तेजी रही, जिसमें बाजार में आपको तेजी दिखाई पड़ेगी एटलीस्ट फ्रंट लाइन इंडेक्स में। निफ्टी बैंक तेजी में था, आईटी इंडेक्स तेजी में था, ऑटो इंडेक्स तेजी में था। बैंक्स ऑब्वियसली बात है, एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग वहां रही, हैवी वेट्स में पार्टिसिपेशन आया। आईटी में डॉलर की स्ट्रेंथ का एक इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ आ रही है बाजार ये मान रहा है कि शायद बेहतर साइड पे नंबर आते हुए दिखाई पड़े आईटी स्पेस के। एक्सेंचर के नंबर राउंड द कॉर्नर है, 17 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं, तो वो भी मार्केट ने एक क्यू के तौर पर ले लिया कि शायद उसकी वजह से भी अच्छे नंबर आ सकते हैं, तो बाजार उसको भी डिस्काउंट कर रहा है। और ऑटो स्पेस में भी काफी लंबे अंतराल के बाद कुछ बाइंग आती हुई दिखाई पड़ रही है सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग शेयर्स पे इम्पैक्ट रहा। आज के लिए 2 की हाईलाइट रहे। पेटीएम पहला, तो वो जो आरबीआई का एक्शन था, वीकेंड पे न्यूज फ्लो चल रहा था, फिर वो चाइना को डेटा लीक करने की खबरें, जिसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। पेटीएम में भारी बिकवाली रही और लगातार टूट भी रहा है, नए लो पर है। जुबिलेंट फूड, ये एक और ऐसा स्टॉक है जो कि आज 12% टूटा। रिकॉर्ड बिकवाली यहां देखने को मिली, रिकॉर्ड स्तरों पर, मतलब रिकॉर्ड फॉल था आज का। इससे पहले इतना बड़ा फॉल 20 तारीख को आया था, करीब 12 से 13% के आसपास का। वहां भी प्रेशर आया नए सीईओ के रिजिग्नेशन के बाद, तो बहुत कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो उनके हिसाब से यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले तो जिन्होंने मिस किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए कोशिश जारी रहेगी कि आगे उनके लिए कुछ ऐसा करें कि मिस किया जाए। जो 2 सवाल मुझे अभी दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है कि इंडिया में बुलडोजर कौन बनाता है? मलिक साहब, बुलडोजर बनाने वाली कंपनी है इंगरसॉल रैंड। ऑन अ सीरियस नोट, ये कंपनी बनाती है बुलडोजर। इंगरसॉल रैंड के बुलडोजर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि आप इसका क्या आकलन लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये कंपनी ऐसी है जो इंडिया में बुलडोजर बनाती है एटलीस्ट। आप इसके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं इनकी प्रोफाइल वेबसाइट पे जाकर, और ये मल्टीनेशनल जाइंट है। कैश पे आउट भी ठीक ठाक है, डिविडेंड के तौर पे देती है, लेकिन ये सीजनल चलने वाला शेयर है, बहुत ज्यादा मूव्स में आता नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपनी कॉल लेनी होगी। अच्छा, इन्फोसिस फॉर लॉन्ग टर्म। शारिक साहब, इन्फोसिस के केस में आप ये मान सकते हैं कि एक तो बायबैक अभी होकर गया है और बायबैक के बाद ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। मतलब आईटी आज प्रबल तेजी दिखा रहा था। ऑब्वियस रीजन ये मान रहे हैं बाजार में कि जैसे जैसे डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी अन्य करेंसियों के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आईटी कंपनियां हैं उनके रेवेन्यूज का 64 से 65% हिस्सा जो है वो आता है डॉलर से। तो जैसे जैसे डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आएगी वैसे वैसे मार्केट्स में ये आईटी कंपनीज के रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा तर्क भी बाजार में आ रहा है कि अगर ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस और बढ़ता है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आता है, तो वहां से 24% के आसपास के रेवेन्यूज जो है वो आईटी कंपनियां जनरेट करते हैं, तो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये डबल तरह की वहमी है अभी इनके ऊपर। लेकिन ऑप्टिमिज्म देखते हुए यही मानता हूं कि कभी ना कभी सिचुएशन अगर ईज आउट होती है तो वापस आईटी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। सेफेस्ट अभी भी टीसीएस ही है, क्योंकि बायबैक का दाम 4500 रुपए और शेयर 3300-3600 की रेंज में घूम रहा है, तो सेफेस्ट तो वही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। और आईटी का सबसे बड़ा परफॉर्मर, ये सबसे बड़ा जाइंट भी है, तो आप उसको वैसे भी नहीं भूल सकते हैं। तो इन्फोसिस से कंपैरिजन में आप एक बार को टीसीएस को देख सकते हैं, वो शायद एक बेटर पोजीशन आपको अभी के तौर पर दिखाई पड़ेगा बाकी आईटी कंपनी से कंपैरिजन में। बाकी मिड कैप आईटी तो है ही ऑब्वियसली। ओके, जेके सीमेंट में क्या करूं? प्रीवियसली टेकन 3400। कौशिक साहब, आप ऐड कर सकते हैं इसको, क्योंकि मतलब एसएच तो कोई मुझे फ्लॉ दिखा नहीं। वो रिसेंटली कोई फोरे करने की खबर थी, जिसके बाद ये थोड़ा टूटा था। आई थिंक इन्होंने पेंट में फोरे किया था, वो मैंने न्यूज बीच में स्किप किया।
लेकिन इनकी कुछ फोरे करने की खबर से टूटा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2400 रुपए के दाम से ही चलना शुरू हुआ था और उसी के आसपास मिल रहा है। F&O में इसलिए टूट रहा है, लेकिन अदरवाइज कंपनी को खास खराबी सो फार तो नहीं दिखाई पड़ रही है। बाकी क्वार्टरली नंबर्स में इंपैक्ट आएगा इनपुट कॉस्ट बढ़ने का, तो इन चीजों के लिए आप तैयार रहिएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप नजर बना के रख सकते हैं। अच्छा, जुबिलेंट फूड, मुझे उम्मीद था कि ये सवाल सबसे ज्यादा आएगा आज। देखिए सर, जुबिलेंट फूड के लिए 2-3 चीजें मैं आपको तर्क और कुतर्क के तौर पर सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये अभी भी देश की सबसे बड़ी पिज्जा बेचने वाली कंपनी है। ग्लोबली 35 पिज्जा पर सेकंड बेचती है डोमिनोज। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। 1500 स्टोर है, 72% मार्केट शेयर है और 17% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है पिछले 5 सालों की। ये कुछ अच्छे आंकड़े। डेट फ्री कंपनी है, ऑल नहीं डेट तो अच्छा आ गया था इनके वो पिछले केपेक्स में, लेकिन हाँ बढ़िया डोमिनेंट पोजीशंस में है ये अपने, और हाल फिलहाल करेक्शन में बढ़िया भी स्टॉक स्प्लिट आने भी वाला है। तो ये कुछ तो अच्छी चीजें हो गई। बुरी चीजों में पहला SSSG देना बंद किया, दूसरा CEO का साथ साथ इस्तीफा। ये 2 चीजें एक साथ होना या कुछ कुछ अंतराल में होना थोड़ा सा फिशी दिख रहा है सबको, बाजार को, जिसकी वजह से वो डाउनग्रेड आ रहे हैं। 2017 में ये CEO साहब ने कंपनी को ज्वाइन किया था 1 अप्रैल 2017 को, और आज इन्होंने रिजाइन किया। 1 अप्रैल 2017 में जब CEO साहब ने ज्वाइन किया था तब इस कंपनी का रेवेन्यू था 3000 करोड़ रुपए और 196 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था उस समय पर, उस साल कंपनी का। आज कंपनी का प्रॉफिट 232 करोड़ रुपए है और शायद 3600 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यूज है। बट इस ड्यूरेशन में कंपनी ने बहुत एक्सटेंसिवली एक्सपैंड किया है, तो ये चीज अच्छी भी हुई है। CEO का जाना बुरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाजार कुछ ओवर रिएक्शन जा रहा है शायद मार्केट में, तो इसलिए क्योंकि FI's फेवरेट काउंटर और FI's की बिकवाली भी हो रही है, तो इसलिए भी इसमें रिएक्शन है। हैविंग सेड दैट, अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल के पॉजिटिव पार्ट ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो आप उसमें जाइए, अगर आपको डर ज्यादा लग रहा है तो आप वेट कर लीजिए। लेकिन एज सच कंपनी में मुझे नंबर वाइज तो अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मैनेजमेंट का चेंज इनकी गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स के ऊपर काफी इंपैक्ट कर सकता है। तो देखते हैं कैसे दिशा दशा बदलती है, लेकिन ये CEO है, चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन भारतीय साहब है इस ग्रुप के, उसको अब भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, BSC लिमिटेड पे एक सवाल आया था ऋतु जी का। ऋतु जी, BSC केस में अभी मैं नंबर देख रहा था 3000 रुपए आ गया शेयर, मतलब 700 रुपए के दाम पे पहली बारी इस कंपनी को सही लगा था मुझे, तब इसकी 7% के आसपास की यील्ड होती थी। लेकिन इतना चलने के बाद अब इसमें हाथ डालना ठीक नहीं है। 37% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छा कैश जनरेट करती है, डोमिनेंट प्लेयर है, और NSE के जैसे जैसे टर्मोइल्स आ रहे हैं वैसे वैसे BSC के लिए फेवरेबल है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी इतने कम समय में आना ये रिस्की हो सकता है। ये जुबिलेंट में भी आई थी कुछ समय पहले, तब सबको अच्छा लग रहा था उस समय पे वो चलता हुआ शेयर, अब उलट गया नीचे तो दिक्कत लग रही है। तो ये फेजेस होते हैं तेजी के और मंदी के, ये भी तेजी के फेज में है, तो तेजी के फेज में आप नई खरीदारी मत करिएगा, पुरानी खरीदारी का थोड़ा हिस्सा आप निकाल भी सकती हैं, लेकिन जब मंदी के फेज आपको दोबारा मिलेंगे तब आप एंटर करिएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी तेजी और बहुत कम टाइम में आई है। किसी भी बड़ी तेजी में आने में दिक्कत नहीं है, कम टाइम में आने में दिक्कत है, तो उसको आप ध्यान रख के ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। सब बातें सही है कि LIC का IPO आ रहा है, नए डीमैट अकाउंट खोलेंगे, कंपनी अच्छा कर रही है, MCX NSE का कुछ अगर दिक्कतें हैं तो BSC के लिए फेवरेबल होगा, नए वेंचर्स में उतर रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा है, कैश रिच है, डेट फ्री है, लेकिन शेयर का दाम भी कोई चीज होती है थोड़ा महंगे की साइड पे जा रहा है, तो जरा उसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, यूको बैंक, जुबैर साहब है तो सस्ता, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये PSU बैंकिंग बास्केट से है और यहाँ पर मीडियम टर्म मूव तो जरूर मिल सकता है आपको। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इसको देख संभल कर ही कॉल लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा बिगीज के साथ रहना ज्यादा फेवरेबल रहता है। मिसाल के तौर पे बैंक्स में कुछ समय पहले जब मैं गया था ब्रेक पर, तब HDFC बैंक में बहुत पिटाई हो रही थी और रोज रोज नए लोज बन रहे थे। आज एक ही दिन में HDFC बैंक 25 या 40 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन देगा निफ्टी की तेजी में। तो सिचुएशन पलटने में इनको ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन छोटे बैंकों को पलटने में बहुत समय लग जाएगा। तो जिस बिजनेस के बारे में ज्यादा ना समझ में आए, उस बिजनेस का बेसिक है कि उसके लीडर के साथ चले जाइए, क्योंकि लीडर सबसे पहले घूम के वापस आएगा छोटे मझौले कुछल्ली कंपनियों के कंपैरिजन में। यूके बैंक मीडियम टर्म के लिए ठीक है, आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, लेकिन लार्ज टर्म के लिए या लॉन्गर टर्म के लिए आप SBI, ICICI, एक्सिस, HDFC इनके साथ रहें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों में। HUL, मलिक साहब का सवाल है, CMP ऑफ HUL 2020। मलिक साहब, HUL के केस में आज वो एक खबर आई थी ना, प्राइस हाइक किया है। ये प्राइस हाइक इनके लिए अच्छा है। आप
मतलब 8% प्राइस हाइक, नहीं सॉरी 3% प्राइस हाइक कर रहे हैं कॉम और 13% प्राइस हाइक कर रहे हैं लक्स में। ये जितना प्राइस हाइक करते रहेंगे उतना इम्पैक्ट कैसे होता है, आप ऐसे समझिए कोई चीज 100 रुपए की थी कंपनी के लिए इनपुट कॉस्ट में, उसकी कॉस्ट 100 रुपए से 120 बढ़ी, तो इन्होंने उसको फर्दर पास ऑन कर दिया। पास ऑन करते इनके मार्जिन सेफ हो गए, लेकिन ये उस हद तक कर सकते हैं कि इनके वॉल्यूम इम्पैक्ट ना हो। तो एचयूएल को ये दिख रहा होगा कि उनके वॉल्यूम पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए वो प्राइस हाइक कर पा रहे हैं, उन्होंने कर दिया। ये इस क्वार्टर में इम्पैक्ट करेगा थोड़ा बहुत, मे बी 2 क्वार्टर में इम्पैक्ट कर जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन एफएमसीजी जायंट है, उसको वॉल्यूम का आइडिया है, और दूसरा जिस प्रोडक्ट में डील करते हैं वो रिकरिंग इन नेचर, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद आप रखिए नहीं। डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पोर्टफोलियो का मस्ट हैव स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से कॉल लीजिए। दाम खराब हो रहा हो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दाम खराब होने तो आप नीचे ले ही सकते हैं, लेकिन सिचुएशन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खराब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ कंपनी एटलीस्ट अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सिक्योर कर पा रहा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे कॉल लीजिएगा। जैसे पेटीएम है, वहां दाम भी खराब हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी तो थी ही नहीं, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट आ रहा है, शेयर नीचे आ रहा है, तो वहां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहां एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टिव है वहां भले दाम नीचे है, जुबलेंट के केस में प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टिव है अभी तक, आगे की दिशा दशा पता नहीं क्या बनेगी, लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट दिख रहा है कि सब कुछ सही है। आगे देखते हैं कितना फेरबदल मैनेजमेंट के बाद होता है, कितनी इनकी फर्दर ग्रोथ पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन सो फार एक्चुअली सिचुएशन में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, काबरा एक्सट्रूशन अवॉइड करिए अल्पेश साहब, इतनी मतलब जो मैंने अभी आके आज जब नंबर देखे, बहुत सारे शेयरों के दाम देखे, तो कई दामों को देखकर तो मैं ही चौंक गया कि इस तरह के दाम आ गए। तो काबरा एक्सट्रूशन ही क्यों, बहुत अच्छे अच्छे नाम, बहुत अच्छे अच्छे दाम आपको दिखेंगे स्क्रीन पर, आप उन पर नजर रखिए। जल्दी कुछ और स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर काम कर रहा हूं, वो आपको डेटा शेयर कर दूंगा, लेकिन सो फार अवॉइड करिए इसमें। अगर आप पहले इसमें काम कर चुके हैं तो ज्यादा बेटर है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट अब नंबर्स पे या किसी और स्टॉक पे तवज्जो दीजिए, वो ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रहा है। ओके, जुबिलेंट फूड पे हम बातचीत कर चुके हैं, काबरा पे हमने बात कर ली। एसबीआई कार्ड, सिंह साहब ये एक और दिक्कत भरा स्टॉक रहा है, मतलब आज में टॉप 5 या टॉप 8 आईपीओ जो आए थे अब तक के लार्जेस्ट आईपीओ, ये पेटीएम के नंबर देखते देखते मेरी नजर उस पर भी गई। तो एसबीआई कार्ड में भी ये इकलौता ऐसा कार्ड है, मतलब सबसे ज्यादा किसी ने वेल्थ लॉस की है तो वो पेटीएम है, रिलायंस पावर है, फिर पेटीएम है, और फिर आता है एसबीआई कार्ड का नंबर 78-80% के आसपास की वैल्यू ये भी इरोड कर चुका है। हैविंग सेड दैट, एचडीएफसी का अप्रूवल जिस तरह के आरबीआई की तरफ से दिए गए हैं वो एसबीआई के लिए कंसर्न है, एसबीआई कार्ड के लिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक काफी समय से अपना कार्ड बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था, और अप्रूवल्स के बाद उनको बेनिफिट मिलेगा। और एचडीएफसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर है वो एसबीआई है, तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा कि कब तक बाजार डिस्काउंट करेगा ये देखना होगा, और कैसे नंबर्स 2-3 क्वार्टर के आते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन हाँ, हायर लेवल से बहुत कंसोलिडेट हो चुका है और बहुत टूट भी चुका है, तो थोड़ा सा अब मतलब डाउन साइड तो बहुत ना माने आप, लेकिन अभी तेजी कब बनेगी ये थोड़ा समझना मुश्किल है इसके बारे में। ओके, इंड्योरेंस एंड बीईएल, अभी सब इंड्योरेंस के केस में आज सुबह मैनेजमेंट ही हमारे साथ थी, 2% के आसपास इंडियन रेवेन्यू और 20-22% के आसपास का फॉरेन रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। ठीक कारोबार है, कंपनी ने अपने जो एक्सपेंशन प्लान बताए थे वो भी अच्छे ही बता रहे थे, लेकिन सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से भी आप कॉल लीजिए। एक्सपोर्ट मार्केट पे अभी एटलीस्ट रिलाय ऑटो में मत करिए, क्योंकि टर्मोइल्स आपको पता ही है किस तरह के चल रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में, और यूरोप की ही सबसे बड़ी 2 जर्मन जाइंट्स ही गाड़ियों के ज्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो डिस्प्लेस करती हैं। अभी के लिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ना, क्रूड प्राइसेस बढ़ना, इनपुट कॉस्ट बढ़ना, ये चीजें थोड़ा शफल होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे मजबूत और ऐसे सेक्टर्स जहां पर डिमांड ड्रिवन स्टोरीज रहें उनमें रहना फिर भी एटलीस्ट एक बार को सेफ रहेगा इन कंपनियों कंपैरिजन में। ओके, इज इट राइट टाइम टू बाय द्वारकेश एट 128? सौरभ जी, शुगर के केस में थोड़ा सा गलत जरूर पड़ा मैं, क्योंकि मुझे साइक्लिकली दिखते हैं आज भी। वो बात अलग है कि स्टोरी बदल चुकी है, अब ये साइक्लिकल से चेंज होके आपको इथेनॉल स्टोरी, ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, एनर्जी स्टोरी, कैपेसिटीज एडिशन इसमें दिखने लग गए। इसीलिए धामपुर का दाम आज मैं 500 रुपए जब देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये 60 रुपए का शेयर 531 कैसे पहुंच गया। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज आप मतलब इस दाम पर तो मत ही लीजिए किसी भी शुगर कंपनी को, कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है इस समय।
ये थोड़े दिन बाद चीजें सेटल होंगी वापस, फिर दोबारा तेजी आएगी। मतलब बाजार जब तेजी में होता है तो सब तेजी तेजी की ही खबरें होती हैं, जब मंदी होती है तो मंदी मंदी खबरें होती हैं। तो अभी मंदी ही चल रही है, सिचुएशन खराब है, इंटरनेशनली क्रूड तेज है, इन्फ्लेशन बढ़कर आ रहा है, आरबीआई पॉलिसी में शायद कुछ फैसला हो जाए ऊपर की तरफ, ऐसे बहुत सारी चीजें आप सुनते रहेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो में बाजार जब झटके देता है नीचे के, तब ज्यादा बेटर दिन रहेंगे। लेकिन अभी जब शुगर आज में इतना तेज था, तब आपका एंटर करना ठीक नहीं है। एटलीस्ट तेजी में चलते हुए शेयर में आप मत लाइए, मंदी वाले शेयर को पकड़िए जो नीचे जा रहे हैं। उलट कॉल तो उनके अंदर कभी ना कभी आ ही जाएगी। मिसाल तौर पर जुबिलेंट फूड का एग्जाम्पल ही है, बहुत सीधा सा। ये 12% आज का फॉल सबसे बड़ा फॉल है, लेकिन इस तरह के 8 फॉल तो मैंने देखे जुबिलेंट में 11-12% के। और हर फॉल के बावजूद जुबिलेंट फूड ने सितंबर में नया ऑल टाइम हाई हिट किया था। तो लाइकवाइज आज नहीं तो कल सिचुएशन सिनेरियो दोबारा थमेगी, दोबारा सिचुएशन नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट भागते शेयरों के साथ आप मत जाए, कैपिटल प्रोटेक्ट करना ज्यादा बेटर है। ओके, बालकृष्ण के केस में संजय जी अभी तो वेट एंड वॉच ही करिए। 2 कंपनी ठीक है, वो केपेक्स वाली बात के बाद से थोड़ी सिचुएशन डिरेल हुई है इनकी, और टायर आउट ऑफ फोकस भी, और इनपुट कॉस्ट का मेजर इंपैक्ट इन पर भी है, क्योंकि ये क्रूड डेरिवेटिव्स इनकी भी कॉस्ट का हिस्सा बनता है। तो ये इम्पैक्ट रहेगा। तो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप देखिए क्या प्राइस हाइक करते हैं, क्योंकि ये बात तय है कि जैसे जैसे क्रूड बढ़ रहा है प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। इनपुट कॉस्ट में कौन कौन उसे फर्दर पास ऑन करता जाता है, उसके मार्जिन ठीक होते जाएंगे। कितने होते हैं ये देखना होगा, कि हर कंपनी डिसाइड करेगी, उनके वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आ रहा तो प्राइस हाइक करेंगे। तो अगर इनके भी प्राइस वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आएगा तो प्राइस हाइक कर देंगे। लेकिन अदरवाइज अभी के लिए आप वेट एंड वॉच करिए। अपना पैसा है तो बेचने की कोशिश मत करिए शेयरों को, सिर्फ होल्ड करिए। कुछ दिन बाद सिचुएशन सुधरेगी, संभलेगी, तूफान थमेगा, फिर देखते हैं क्या कॉल लेनी है। ओके, आज भी सवाल बहुत हैं, एक आखिरी सवाल और लेता हूं। सतीश साहब का सवाल है फिलिप्स कार्बन के ऊपर। सतीश साहब, 2 कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, ग्रुप भी अच्छा है, सिनेरियो खराब है, कमोडिटी प्राइसेस का इंपैक्ट है, तो यहां पर भी अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए। आप कंपनी खराब में नहीं है ये आप मान के चलिए, हालात थोड़े खराब हैं, उनको आप जरूर समझिए। लेकिन हर कंपनी के साथ इस पिछले 2 हफ्ते में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो है इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट। जैसे जैसे वो बढ़ा है वैसे वैसे इन कंपनियों की मार्जिन्स पे हिट आया है, और वो हिट इन कंपनियों के नंबर्स में अगले 2 क्वार्टर तक इंपैक्ट करेगा। तो आप थोड़ा संभल कर, अगर कोई भी पोजीशन आप लेना चाहते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में, तो आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी वे में 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 शेयर करके आप ले सकते हैं, ताकि आपका दायरा बड़ा रहे और ज्यादा दिन तक आप उसका एवरेज करते रहें। इस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, पिछले 2 हफ्ते से हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा इंतजार किया, जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर है।